सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसा आपने लिखा था कि 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2015 में घोषित किया गया और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई है वो है 2030। ये हम कह सकते हैं कि मौजूदा समय में भारत सहित पूरा विश्व इन 17 सतत विकास लक्ष्यों पर काम कर रहा है। किए जा रहे कार्य का परफॉर्मेंस या प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है इंडिया को लेकर, इस पे भी हम एक चर्चा शुरू करेंगे। क्योंकि 2015 से 2023 की यदि हम बात करें तो लगभग आधा समय बीत चुका है और बाकी के आने वाले 7 वर्ष बाकी हैं। तो इन 17 लक्ष्यों के विषय पर भारत कहां पर खड़ा है और क्या कुछ करना बाकी है, इसकी एक समीक्षा की जा सकती है। हेडिंग देंगे जरा, घोषित लक्ष्यों पर। हेडिंग दीजिए, घोषित लक्ष्यों पर। घोषित लक्ष्यों पर सरकार का प्रदर्शन। घोषित लक्ष्यों पर सरकार का प्रदर्शन। घोषित लक्ष्यों पर सरकार का प्रदर्शन। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ओवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ओवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखेंगे। अरे सॉरी, आपका तो हिंदी माध्यम का बैच है ना। तो लक्ष्यों पर सरकार का प्रदर्शन लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते भारत भी, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते भारत भी सतत विकास लक्ष्यों पर, भारत भी सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य कर रहा है। भारत भी सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य कर रहा है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा 2015 के उपरांत, केंद्र सरकार द्वारा 2015 के उपरांत कई सारे, 2015 के उपरांत कई सारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। कई सारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। कई सारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। जैसे कि आगे मैं कुछ कार्यक्रमों का एग्जांपल बता दे रहा हूं, उसी के आधार पे आपको और भी बाकी कार्यक्रमों को थोड़ा बहुत घर पे प्रैक्टिस करके जोड़ना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना भी तो कोई नया कार्यक्रम देखना तो कैसे उसको लिंक कर सकते हो एसडीजी से, उसका एक हिंट दे दे रहा हूं। जैसे कि डैश करके लिखिए पहला, वही मैं बता रहा हूं, पहले लिख लो, अपने आप आपको आइडिया लगेगा। जैसे कि पहला एसडीजी 1, एसडीजी 1 जो क्या कहता है, सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करना। तो एसडीजी 1 ऐसे लिखो, एसडीजी 1 प्लस एसडीजी 2, इसको लेकर आप उदाहरण दे सकते हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक। फिर इसी तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसको किस एसडीजी से जोड़ सकते हो, तो एसडीजी 1 प्लस एसडीजी 7, एसडीजी 1 प्लस एसडीजी 7 प्लस एसडीजी 13। अब सारा एसडीजी कल की क्लास में मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। तो उज्ज्वला योजना को इन सात तीनों से कैसे जोड़ोगे? उज्ज्वला योजना पता है ना, अब प्रोविजन में नहीं लिखूंगा आप लोगों को। फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी कनेक्शन, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी कनेक्शन मिलेगा तो एक जीवन की मूलभूत जरूरत फुलफिल हो रही है, इसलिए गरीबी भी कम होगी, ठीक। एसडीजी 7 क्या है, शुद्ध एवं स्वच्छ ऊर्जा। तो शुद्ध और स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता, ईंधन भी एक तरीके से क्या है, ऊर्जा का माध्यम ही है ना। तो उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा भी सुनिश्चित हो रही है। एसडीजी 13 क्या कहता है, जलवायु कार्यवाही, वही लिखे थे ना एसडीजी 13। तो जब लकड़ी का प्रयोग नहीं होगा चूल्हों का, तो धुएं के उत्सर्जन की चांसेस कम होंगे। तो उज्ज्वला योजना को आप इन 3 एसडीजी लक्ष्यों से क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। इसी तरीके से आप लिख सकते हो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है अटल भूजल योजना प्लस, अटल भूजल योजना को आप जोड़ सकते हैं एसडीजी संख्या 6 से, एसडीजी संख्या 11 से। फिर प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम या स्वच्छ भारत अभियान जो कहते हो, इसको जोड़ सकते हो एसडीजी संख्या 4 से, 3 से, एसडीजी संख्या 1 से, एसडीजी संख्या 6 से इत्यादि। अब ये केवल मैं अपनी तरफ से हिंट मैंने दिया है। अब जैसे भी नए नए कार्यक्रम को जो भी सुनना, ये आदत में अपने डाल लेना। किसी भी नई योजना कार्यक्रम को सुनिएगा तो जरा कोशिश करना कि उसको कितने अलग अलग एसडीजी से हम जोड़ सकते हैं, इसी तरीके से, ठीक है। अब चाहो तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, खुद से भी कुछ ऐसे कार्यक्रमों को लिख के जोड़ लेना और उसके आगे से लिखना शुरू करो। केंद्र सरकार द्वारा, लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भारत में, केंद्र सरकार द्वारा भारत में सतत विकास लक्ष्यों, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के सुगम क्रियान्वयन, सुगम क्रियान्वयन तथा, सुगम क्रियान्वयन तथा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन, सुगम क्रियान्वयन तथा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, सुगम क्रियान्वयन तथा विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु, मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु, मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु नीति आयोग को, नीति आयोग को, नीति आयोग को प्रमुख, प्रमुख विनियामकीय, विनियामकीय या उत्तरदायी
ऑब्लिक करके उत्तरदायी भी लिखना, विनियामकीय ऑब्लिक उत्तरदायी संस्था के रूप में, विनियामकीय या उत्तरदायी संस्था के रूप में चिन्हित किया गया है। अगले लाइन से लिखेंगे, वर्ष 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए, वर्ष 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी भारत सूचकांक, एसडीजी डैश करके भारत लिख देना, एसडीजी भारत सूचकांक पर देश का औसत स्कोर 66 आउट ऑफ 100 ऑब्लिक 100 कर दो, 100 में से 66 बताया गया है, जो कि पिछले सूचकांक के अंक की तुलना में 6 अंक अधिक है। पिछले सूचकांक के अंक की तुलना में 6 अंक अधिक है। पिछले में 60 था, अब 66 है, 6 अंक अधिक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये केवल पढ़ना है, केवल इसका भी करा दिया क्या यार, क्यों फालतू में क्या मैं बताऊं, मैं लिखा भी था इसमें, ये पूरा टॉपिक हो गया है, प्रॉब्लम आ गया तो बात ही तो क्या करोगे। ठीक है, मैंने केवल इसको कहा था। सुनो, ये वाला पार्ट दो, इसको मैं आगे देख लेता हूँ, इसको पढ़ दो, क्या लिख रहे थे। अच्छा हाँ, अगला पॉइंट लिखेंगे, अब 2023 के सूचकांक के अनुसार 2023 के सूचकांक के अनुसार देश के 20 से अधिक राज्यों ने अपने स्कोर में सुधार दर्ज किया है। हालांकि यह सत्य है कि एचीवर इंग्लिश का टर्म है, एचीव शब्द से बना है, ऐसे एचीवर की सर्वोच्च श्रेणी में कोई भी राज्य स्थान प्राप्त कर पाने में सफल नहीं रहा है। देखिए, ये अब मैं मौखिक रूप से बता देता हूं, आप लोग थोड़ा विकिपीडिया से इस सूचकांक को पढ़िएगा। इस सूचकांक में जो स्कोर रेंज है राज्यों का, वो 0 से लेकर 100 तक का है। जिसको 100 में से 100 अंक मिलेंगे, उसको एचीवर कैटेगरी का स्टेट माना जाएगा। ठीक है, 100 के नीचे 99, 65 से लेकर 99 तक का अगर स्कोर होगा राज्य का, तो उसे फ्रंट रनर की श्रेणी का राज्य माना जाएगा। 65 से लेकर 99 तक का स्कोर यदि राज्य का होगा तो फ्रंट रनर। फिर आप पाएंगे कि 50 से ऊपर और 64 तक का स्कोर होगा तो उसे परफॉर्मर श्रेणी का स्टेट कहा जाएगा, और 50 से भी कम स्कोर होगा तो एस्पिरेंट श्रेणी का स्टेट माना जाएगा। मतलब कि टोटल कितनी कैटेगरीज बनाई गई है इसमें? 4। 20 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंक में क्या किया है, सुधार दर्ज किया है। ये 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है। और यह भी बात सत्य है कि एचीवर की श्रेणी में किसी राज्य को स्थान नहीं मिला है। जो सबसे पहला स्थान जिस राज्य को मिला है वो केरला और हिमाचल प्रदेश है, लेकिन वो भी किस श्रेणी में रहे हैं? फ्रंट रनर की श्रेणी में। 85 के आसपास का स्कोर है उनका। तो ये एक नीति आयोग का सूचकांक है। जरा इसके आगे एक और जानकारी लिखिए। 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की गई वैश्विक एसडीजी रिपोर्ट के अंतर्गत भारत 100 में से 63.45 अंक प्राप्त करते हुए विश्व के 162 देशों में से 112वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के प्रदर्शन को लेकर यह भी बात कही गई है कि
भारत के प्रदर्शन को लेकर यह भी बात कही गई है कि भारत अधिकांशतः एसडीजी लक्ष्यों को तय समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त कर पाने में कर पाने की स्थिति में नहीं है अर्थात यह आवश्यक है कि एक ठोस रणनीति को अपनाते हुए भारत एसडीजी लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त करें। फुल स्टॉप। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों, सामुदायिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करते हुए या सहयोग लेते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। फुल स्टॉप। यही सुझाव नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनैतिक फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई ऐच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट के तहत, और आगे जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसको क्योट अनक्योट में लिखना, के तहत एसडीजी लक्ष्यों का स्थानीयकरण, नामक रणनीति के रूप में दिया गया। ठीक है। तो जब भी आपको ये फ्रेज देखने को मिले एसडीजी लक्ष्यों का स्थानीयकरण, इंग्लिश में कहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी। ठीक। तो इसका मतलब आप कैसे निकालोगे? इसका मतलब है कि एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में केवल केंद्र सरकार की ही भूमिका नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा स्थानीय स्तर पे काम करने वाले जितने भी संगठन या सरकारें हैं वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तब जाके ये संभव हो पाएगा कि तय समय सीमा के अंतर्गत हम लक्ष्यों को क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। ये विचार फिर से मैं कहूंगा ये मेरा शब्द नहीं है, ये बात किसने रखी है? नीति आयोग ने। तो ये एक जानकारी थी। प्रयासों के क्रम में आप कहीं अलग से नोट करके एक इंफॉर्मेशन लिख लो ताकि वो जानकारी भी कभी जरूरत पड़े तो यूज करना है आंसर में। ये अभी लिख लो प्लानिंग में, इसी जानकारी को फिर से मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहाँ पे केवल लिख लीजिए। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2017 से 2032 तक के लिए घोषित किए गए भारत के 2017 से 2032 तक के लिए घोषित किए गए भारत के विकास एजेंडा के रूप में एसडीजी लक्ष्यों को ही प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। अब ये एजेंडा क्या है 2017 से 2032 तक, ये प्लानिंग में हम पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना है। तो ये था आपका टॉपिक विकास का। अब तक हमने पूरा ये क्रोनोलॉजी देखा कि विकास की जो अवधारणा है कैसे उत्पन्न हुई और सतत विकास के रूप में कैसे परिवर्तित हुई। सतत विकास के विषय पर पूरा विश्व भारत के साथ साथ मौजूदा समय में क्या कार्य कर रहा है इसको हमने व्यवस्थित रूप में समझ लिया। अब देखिए एसडीजी को लेकर आपके सामने प्रश्न कैसे आ सकते हैं। दो तरीके के प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। एक तो एसडीजी के विषय वस्तु पर भारत का प्रदर्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का प्रदर्शन बताने के क्रम में आप क्या करोगे? इन्हीं सूचकांकों पर भारत का प्रदर्शन पहले क्या था, अब क्या है, इसकी जानकारी लिखकर आप अपना उत्तर समाप्त करेंगे। अब सूचकांकों के बारे में डेटा अब तक जो अवेलेबल है वो मैंने लिखवाया। ये हर साल 2 साल में नए डेटा आते रहेंगे, करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया सरकार का प्रदर्शन जब पूछा जाए भारत का,
तो आप उसको लेकर क्या बातें रखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस इंडिया का है इन सूचकांकों पर। एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि एसडीजी लक्ष्यों के विषय पर भारत की सरकार क्या कार्य कर रही है, प्रयास क्या कर रही है एसडीजी को प्राप्त करने के लिए। तो प्रयास के रूप में आप जो बातें लिखे हैं उसी को दोहराएंगे। नीति आयोग को उत्तरदायी संस्था घोषित कर दिया गया कि आप इस पे देखिए, नीति आयोग ने 2017 से 2032 तक का लक्ष्य, अभी आपने जो लिखा, इन्हीं एसडीजी विषयों को अपनाया है। 2015 के बाद कई कार्यक्रम सरकार ने नए कार्यक्रम घोषित किए जो किससे जुड़े हुए हैं, एसडीजी लक्ष्यों से, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दिया ना। तो ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि सरकार का प्रयास क्या रहा है। दो तरीके के शब्द हैं, प्रदर्शन बताने के क्रम में सूचकांकों पर भारत की क्या स्थिति है, किस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर पाने की स्थिति में भारत है, ये बात करोगे। समझ में आ रही बात है? और प्रयास यदि पूछा जाए तो अलग अलग कार्यक्रम जो सरकार ने घोषित किए हैं उसकी आप बात लिखेंगे। तो ये दोनों प्रश्न मैं दे रहा हूं, इसको अटेम्प्ट करना, लिखो। एसडीजी लक्ष्यों पर सरकार के प्रदर्शन, एसडीजी लक्ष्यों पर सरकार के प्रदर्शन की जानकारी दें। एसडीजी लक्ष्यों पर सरकार के प्रदर्शन की जानकारी दें। प्रदर्शन के बारे में अपना विचार व्यक्त करें, ऐसे लिखिए, सरकार के प्रदर्शन के बारे में अपना विचार व्यक्त करें। सरकार के प्रदर्शन के बारे में अपना विचार व्यक्त करें, पहला प्रश्न। दूसरा लिखेंगे, एसडीजी लक्ष्यों से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न, एसडीजी लक्ष्यों से आप क्या समझते हैं। एसडीजी लक्ष्यों से आप क्या समझते हैं। एसडीजी लक्ष्यों से आप क्या समझते हैं। इस विषय वस्तु पर भारत में सरकार द्वारा, इस विषय वस्तु पर भारत में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दें। इस विषय वस्तु पर भारत में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दें। भारत में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दें या प्रदान करें। 200 शब्द। और जैसा मैंने आप लोगों को डिबेट का एक टॉपिक भी दिया था, आप लोग उस पर अपनी तरफ से भी चाहे तो 200 शब्दों का कंटेंट लिखकर आप चेक करा सकते हो। और जो टाइटल मैंने दिया था मैं फिर से उसको रिपीट करूं, तो टाइटल था कि समावेशी वृद्धि और सतत विकास एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। तो ये मेरी तरफ से कोशिश थी और इस पूरी चर्चा के बाद वृद्धि बनाम विकास के इस चैप्टर को हम समाप्त कर चुके हैं। तो नेशनल इनकम का डिस्कशन करके हमने पहले भूमिका बनाई और उसके आधार पर हमने वृद्धि बनाम विकास की व्यापक चर्चा की। फाइन। अब एक नए सेगमेंट को हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का, एक नया खंड, जिसमें फिर से मैं कहूंगा कि तीन एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें या तीन एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर शामिल होंगे, जिसमें मैं शुरुआत करूंगा एलपीजी पॉलिसी एंड इंडस्ट्री के साथ। देखिए, एलपीजी नीति एवं उद्योग। बेसिकली देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मैंने अलग अलग शब्द क्यों लिखे। जो नया सेगमेंट में मैंने किया है, जो करने जा रहे हैं हम, इस नए खंड या सेगमेंट का जो आप शीर्षक रख सकते हैं वो शीर्षक हो सकता है इंडस्ट्री, उद्योग। ठीक। लेकिन उद्योग शब्द बहुत ही व्यापक और बहुत ही एक, आप कह सकते हो कि समग्र शब्द है, संकल्पना है। केवल उद्योग शब्द अगर हमारा टाइटल होता तो बहुत सारी चीजों को हमें डिस्कस करना पड़ता। जितने भी तरीके के उद्योग हैं, हर उद्योग को लेकर सरकार की नीतियां, हर चीज आपके सिलेबस का हिस्सा बन जाती। कब? जब आपका टाइटल क्या होता, उद्योग। लेकिन आपके सिलेबस में यूपीएससी ने इस तरीके का शब्द नहीं लिखा है। उद्योग को लेकर कौन कौन से विषय वस्तु हमें पढ़ने हैं उनको स्पष्ट रूप में लिखा गया है आपके सिलेबस में। तो उन्हीं विषय वस्तुओं को हमें एक एक करके डिस्कस करना है जो किससे जुड़े हुए हैं, उद्योग से को लेकर। पहला जो सब्जेक्ट मैटर है जो मैंने लिखा है वो क्या है, एलपीजी पॉलिसी एंड इंडस्ट्री, एलपीजी नीति एवं उद्योग। इसको डिस्कस करने के बाद हम जो दो नए टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है भारत का एमएसएमई क्षेत्र, फिर भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, प्रमुख औद्योगिक नीतियां, मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, या भारत की, ऐसे लिखिए, भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां, भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां, मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां। देखिए, ये चार टॉपिक आपके सिलेबस में है। इन चार टॉपिक के अलावा आपको एक और चीज क्या करनी है उसका मैं आपको हिंट दे रहा हूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उद्योगों की बात करें तो आपके सिलेबस में ये दो तरीके के उद्योग मेंशन किए गए हैं जो आपको पढ़ना है। लेकिन 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 आपको इन दो उद्योगों को पढ़ने के साथ साथ एक काम और जो करना चाहिए वो ये है कि जिस वर्ष भी आप परीक्षा में बैठ रहे हो मेंस लिखने, आप ध्यान में रखना कि उस समय के पिछले एक दो सालों के दौरान किस तरीके के उद्योग लाइमलाइट या चर्चा में बने हैं किसी वजह से। वजह कुछ भी हो सकती है। ऐसे दो चार उद्योगों का एक लिस्ट बनाना, ये संख्या दो चार से ज्यादा नहीं होगी, और उन उद्योगों को भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं जैसा मैं कह सकता हूं कि अभी अगले 2-4-5 सालों के लिए कुछ विशेष प्रकार के उद्योग जो हमें खुद अपने से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि उनको लेकर पिछले साल 2 साल से लगातार चर्चा भारत में चलती रही है, वो कौन से हैं? उसमें विशेष तौर पे हम दो उद्योगों की बात कर सकते हैं। आजकल आप लोग खूब नाम सुनते होंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का। ठीक। तो भले सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि करंट अफेयर में ये शब्द बार-बार बना हुआ है, तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अब कोई प्रश्न इनके बारे में यूपीएससी आपसे मेंस में पूछ ले। इसी तरीके से आजकल एक और शब्द काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योगों का क्या स्वरूप है, इनका भविष्य क्या है। इसी तर्ज पे
आप जब उद्योगों की बात करते हैं, औद्योगिक गतिविधियों की बात करते हैं, तो इसमें तीसरा नाम जोड़ सकते हो ई कॉमर्स। ये भी एक नए तरीके का इंडस्ट्री है या नहीं है? तो अब इसमें देखिए मैं आपको क्या करने वाला हूं हेल्प और आपको क्या करना है। सेमीकंडक्टर उद्योग, ई कॉमर्स, ये दोनों का दोनों पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं क्लास में डिस्कस नहीं कराऊंगा, आपको पढ़ना है, पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक दो उद्योगों के बारे में आपको खुद से मटेरियल तैयार करना है। मैं आपको सजेशन दे देता हूं कैसे करोगे। आजकल एक और विशेष प्रकार का उद्योग काफी चर्चा में है और शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, वो है टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग। केवल टेक्सटाइल में नहीं कह शब्द प्रयोग कर रहा हूं, टेक्निकल टेक्सटाइल या तकनीकी टेक्सटाइल। देखो टेक्सटाइल, नॉर्मल टेक्सटाइल उत्पाद जो होते हैं, कपड़े, कपड़ा उद्योग जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसमें तो ये सामान्य रूप में कपड़े जो हम पहने हैं ये शामिल होते हैं। इसका उद्योग टेक्सटाइल उद्योग कहलाता है। टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसे टेक्सटाइल उत्पाद होते हैं, ऐसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम थोड़े बहुत समय के लिए किसी एक विशेष कार्य के लिए धारण करते हैं अपने शरीर पे। फिर जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होता है हम उन टेक्सटाइल उत्पादों को शरीर से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, हटा देते हैं। कई टेक्निकल टेक्सटाइल तो ऐसे भी हैं जो हम शरीर पे जिन्हें हम धारण नहीं करते, उन्हें किसी दूसरे पर्पज या एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। तो प्रयोग के आधार पे, मैं क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं, प्रयोग के आधार पर कुल 12 प्रकार के तकनीकी टेक्सटाइल उत्पादों को चिन्हित किया गया है। 12 प्रकार। और ये जो 12 प्रकार के टेक्निकल टेक्सटाइल हैं, तकनीकी टेक्सटाइल, इनको टेक्निकल टेक्सटाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें हम सामान्य अपने किसी बॉडी रिलेटेड या एस्थेटिक या साज सज्जा के उद्देश्य से इन्हें धारण ना करके कम समय के लिए किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारण करते हैं, या बिना धारण करते हुए इनका प्रयोग करके किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल का मैं उदाहरण दूं, जैसे कि हॉस्पिटल में यूज किया जाने वाला सर्जरी ग्लव्स, डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, मास्क, ठीक है, पीपीई किट, ये सारे के सारे उदाहरण है किसके? टेक्निकल टेक्सटाइल के। ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पाद जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होते हैं, इनको कहा जाता है मेडिटेक या बायोटेक। ठीक, बायोटेक, इन्हीं 12 में से एक श्रेणी है बायोटेक की। फाइन। इसी तरीके से कई सारे टेक्निकल टेक्सटाइल आप देखेंगे उत्पाद ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स सेक्टर में यूज होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में देखते हो ग्लव्स, जो बैट्समैन पैड यूज करते हैं, ये सब भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये टेक्सटाइल की बजाय क्या कहे जाते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल कहे जाते हैं। इनको स्पोर्ट टेक कहा जाता है। 12 में से एक श्रेणी है किसकी? स्पोर्ट टेक की। सिमिलरली आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ऐसे कई टेक्सटाइल उत्पाद प्रयोग होते हुए पाएंगे, जैसे सीट कवर गाड़ी का, हैंडल या स्टीयरिंग कवर, गाड़ी कवर, गाड़ी को ढकने वाला कवर, ये सब क्या कहलाते हैं? ये आते हैं मोबीटेक में। मोबीटेक। तो ये केवल एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, पढ़ना आपको खुद है क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस का कॉन्टेक्स्ट है, बट मुझे लगता है कि कभी ना कभी आपको इस विषय से प्रश्न मिल सकता है। ठीक, तो टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पाद क्या होते हैं ये पढ़ना है, कहीं लिख लो। और आपको क्या पढ़ना है? टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, भारत की केंद्र सरकार ने घोषित किया है टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2022 में। टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, तकनीकी टेक्सटाइल मिशन, ये कहीं लिख लीजिए जो आपको टाइटल्स पढ़ने हैं। और भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल का बाजार मूल्य, मौजूदा बाजार मूल्य, भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल का मौजूदा बाजार मूल्य, करंट मार्केट साइज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल, राष्ट्रीय टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ठीक, इसमें एक बहुत अपना शानदार 200 शब्दों का नोट्स तैयार करना, और इसकी जानकारी कहां से मिलेगी? कोई किताब मत फॉलो करना, सिंपल इंटरनेट से, गूगल से सर्च आउट करके कई ऑथेंटिक सोर्स आपको मिलेंगे, वहां से इसके बारे में पढ़ के आप खुद का अपना मटेरियल जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के इस पे क्लास में टाइम नहीं दे रहा हूं। एक आपको ये तैयार करना है। इसके अलावा ई कॉमर्स, सेमीकंडक्टर उद्योग, इन दो का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। शायद कल तक आपको पीडीएफ आपके ग्रुप में प्राप्त हो जाए, वो भी आप यूज कीजिएगा। आपके सिलेबस में जो मुद्दे हैं उद्योग से संबंधित, वो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो है एलपीजी नीति एवं उद्योग। यहीं से हम इस टॉपिक की शुरुआत भी करेंगे। एलपीजी नीति का भारत के औद्योगिक क्षेत्र पर, एलपीजी नीति का भारत के औद्योगिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिवर्तन आया इस एलपीजी पॉलिसी की वजह से, यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब ये चर्चा कैसे की जा सकती है? औद्योगिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा एलपीजी पॉलिसी का, ये समझने के लिए पहले तो ये भी हम जान जाएं कि औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है। ये भी हमें जानना होगा कि एलपीजी नीति को कब लाया गया, क्यों लाया गया, क्या वजहें थी। तब हम आएंगे किस पे, कि क्या प्रभाव पड़ा। तो इसलिए शुरुआत के 10-15 मिनट में हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे किसको? भारत के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। भारत का औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत का औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। बेसिकली जब हम उद्योग की बात करते हैं, ये जो शब्द प्रयोग करते हो, उद्योग या इंडस्ट्री, तो उद्योग या इंडस्ट्री एक कलेक्टिव या सामूहिक शब्द है। कैसा शब्द है? कलेक्टिव टर्म है, जिसके तहत हम उन हर एक गतिविधियों को समझते हैं जहां पर किसी एक विशेष प्रकार का वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य संचालित हो रहा हो, और वो भी एक व्यवस्थित रणनीति या कार्यक्रम के तहत। कोई भी ऐसा सेटअप जहां पर किसी विशेष प्रकार का उत्पादन हो रहा हो, वस्तु का उत्पादन हो या इसका सेवा का, और वो उत्पादन एक बनी बनाई व्यवस्था के तहत हो रहा होगा, तो हम हर ऐसे स्थल को एक प्रकार का उद्योग मानते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि उत्पादन कैसा होना चाहिए? वाणिज्यिक उत्पादन। वाणिज्यिक उत्पादन का क्या मतलब होता है? मतलब कि बेचकर लाभ कमाने की नियत से उत्पादन होना चाहिए। तो ऐसे हर उत्पादन के स्थल को एक तरीके से हम
औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? जितने भी ऐसे उद्योग संचालित हो रहे हैं, उन सभी का समूह देश का क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र। कुछ ऐसे उद्योग होंगे जहां पर किसी वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा होगा, जैसे जो फैक्ट्री देखते हो। कई ऐसे उद्योग होंगे जहां पे सेवा का उत्पादन हो रहा होगा, वाणिज्यिक उत्पादन, जैसे कि धेआईएस। मुखर्जी नगर में आप क्या कह सकते हो? तमाम तरीके के सेवा क्षेत्र के उद्योग संचालित हो रहे हैं जो कोचिंग से, ठीक है? तो ये शब्द है, लिखिए जरा इसमें। अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र का अभिप्राय, अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र का अभिप्राय संचालित हो रही विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के समूह, आर्थिक गतिविधियों का, लिख लीजिए, आर्थिक गतिविधियों का समूह है। उद्योग का तात्पर्य ऐसे एक स्थान से है, उद्योग का तात्पर्य ऐसे एक स्थान से है जहां किसी विशेष प्रकार का वाणिज्यिक उत्पादन, एक व्यवस्थित रणनीति के, जहां किसी एक विशेष प्रकार का वाणिज्यिक उत्पादन, एक व्यवस्थित रणनीति के अनुसार संचालित किया जा रहा हो, अगली लाइन से लिखिए, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है, जिसके अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र, को शामिल करते हैं, स्वतंत्रता, अगली लाइन से लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र को शामिल करते हैं। और अगली लाइन से लिखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित विशेष पहलू देखे गए। पहला पॉइंट, पूंजीगत वस्तु आधारित उद्योगों का अभाव एवं पूंजीगत वस्तु आधारित उद्योगों का अभाव एवं उपभोग वस्तु आधारित उद्योगों की बहुतायतता देखिए, इसका मतलब ये है कि जो ज्यादातर उद्योग भारत में पाए गए स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान, वो ऐसे उद्योग देखे गए थे जहां पे उपभोग के लिए प्रयोग की जाने वाली, जो दैनिक उपभोग के लिए प्रयोग की जाने वाली छोटी छोटी वस्तुएं, जैसे खाने पीने की वस्तु, इनको बनाने वाले उद्योगों की संख्या ज्यादा थी। पूंजीगत वस्तुओं का जो उद्योग होता है वो बड़े स्तर का उद्योग होता है, जैसे कि एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे कार बन रही हो, या एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे ट्रैक्टर बन रहा हो। तो ये ट्रैक्टर हुआ, ये कार हुए, ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं पूंजीगत वस्तु, जो पूंजी के रूप में प्रयोग में लाई जाए। ऐसी फैक्ट्री जहां पे हार्वेस्टर बन रहा हो। तो बड़े बड़े स्तर के जो उद्योग होते हैं जहां पर पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण होता है, उनकी कमी थी। और ज्यादातर उद्योग ऐसे थे भारत में जहां पर उपभोग वस्तुओं का उत्पादन पाया जाता था। यानी कि इसी जानकारी को दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हो? बड़े आकार के उद्योगों का अभाव और मध्यम या औसत दर्जे के उद्योगों की क्या बहुतायत। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी निवेश की सीमित क्षमता। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत एक, आप कह सकते हो कि निम्न आय श्रेणी के देश के रूप में उभरा। तो ना ही सरकार के पास, ना ही देश के निजी तत्वों के पास वो क्षमता थी कि वो भारी निवेश करके पूंजीगत वस्तुओं पर आधारित उद्योगों को क्या कर सके, स्थापित कर सके। तो ये एक शुरुआती दौर का कैरेक्टर रहा भारत के औद्योगिक क्षेत्र का। समझ में आया बिंदु? पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखो, मैं अपने पूरे डिस्कशन में बार बार एक शब्द प्रयोग करता हूं, निजी तत्व। ये निजी तत्व का मतलब है क्या? एक प्राइवेट प्लेयर या निजी तत्व। प्राइवेट प्लेयर इज जस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस टर्म, बट क्या मतलब है निजी तत्व, कैसे समझाओगे आप? एक व्यक्ति को, एक उसकी अर्थव्यवस्था का पब्लिक सेक्टर मानोगे या प्राइवेट सेक्टर का पार्ट? जैसे कि मैं हूं तो मुझे भारत का निजी तत्व कहोगे या पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी तंत्र का हिस्सा कहोगे? निजी तत्व कहोगे। तो क्यों कह रहे हो निजी तत्व कहने का? रिलायंस के ऑफिस को क्या कहोगे? निजी तत्व। अच्छा, सरकारी बैंक को? पब्लिक यानी कि लोक
चाहोगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देखिए, एक आपको हिंट देता हूं, याद रखिएगा। प्राइवेट प्लेयर का मतलब होता है जिसकी हर एक एक्टिविटी उसके खुद के निहितार्थ को संरक्षित करने के लिए की जाए। मतलब मैं पैसा खर्च करूंगा तो किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। मैं कोई बिजनेस करूंगा तो आपको नौकरी देना मेरा पर्पस नहीं होगा, मेरा पर्पस होगा कि मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊं। भले उससे आपको नौकरी मिल जाए अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा पर्पस क्या होगा कि मैं खुद का अपना प्रॉफिट क्या करूं, बेहतर करूं। तो प्राइवेट प्लेयर यानी निजी तत्व का मतलब वे सभी तत्व अर्थव्यवस्था के जिनकी एक्टिविटी या गतिविधि कैसी हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, उनके खुद के किसी निहितार्थ को क्या करें, संरक्षित करें, उन्हें हम कहते हैं क्या, निजी तत्व या प्राइवेट प्लेयर। समझ में आई बात। तो ये पहला करेक्टर था। दूसरा देखिए, दूसरा शब्द लिखेंगे, भारत के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश का अभाव, निवेश का अभाव, निवेश का अभाव। फिर तीसरा लिखेंगे, निवेश का अभाव। फिर तीसरा लिखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग तकनीकी का निम्न स्तर, औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग तकनीकी का निम्न स्तर, प्रयोग तकनीकी का निम्न स्तर। और एक पॉइंट और लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखिए, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में कुछ गिने चुने परिवारों का, औद्योगिक क्षेत्र में कुछ गिने चुने परिवारों का एकाधिकार, कुछ गिने चुने परिवारों का एकाधिकार, जैसे कि टाटा, बिरला इत्यादि। टाटा टिस्को कंपनी का नाम है। ये स्टेटमेंट इस बात की जानकारी दे रहा है कि स्वतंत्र भारत का जो शुरुआती दौर था उसमें आप बहुत अधिक संख्या में निवेशकों की स्थिति ना पाकर कुछ गिने चुने परिवारों का ही निवेश और उनके द्वारा संचालित उद्योगों की ही बहुतायतता पाएंगे। जैसे कि एक परिवार की लॉबी थी टाटा, एक था बिरला, ऐसे कुछ गिने चुने परिवारों की मोनोपोली थी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इसको टाटा एक उदाहरण दे सकते हो इसको, कि जैसे कि ये टिस्को कंपनी है, ये किसकी थी, किस फैमिली ग्रुप की थी, टाटा की थी, ठीक। तो भारत के औद्योगिक क्षेत्र में आप ये चार अलग अलग कैरेक्टर पाओगे। कब, ये कब की बात मैं कर रहा हूं, जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत के शुरुआती दिनों में इस तरीके के कैरेक्टर पाए गए। कहां, भारत के औद्योगिक क्षेत्र में। अब इस हालात से भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने अपने विकास की यात्रा को शुरू किया। अब भारत का औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हालातों से निकल के मौजूदा समय के हालातों में कैसे पहुंचा है, तो उसमें सरकार की अलग अलग कई सारी नीतियों का कंट्रीब्यूशन रहा है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार ने जिन नीतियों को अपनाया, जिन नीतियों पर कार्य किया गया, आप पाएंगे कि 1950 इनफैक्ट 1948 से लेकर 1990 तक सरकार जिस पॉलिसी पर काम करती रही, सरकार का मतलब एक ही सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग समय की सरकारों की बात कर रहा हूं। तो सरकारों ने जिस विषय पर काम किया इस लगभग लगभग 40 सालों के दौर में, उसका नाम हुआ करता था IPR। फुल फॉर्म लिखो तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, या लिखेंगे जो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते जाओ। अगली लाइन से लिखिए, देश के औद्योगिक क्षेत्र, देश के औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु स्वतंत्र भारत के शुरुआती, विकसित करने हेतु स्वतंत्र भारत के शुरुआती 4 दशकों, स्वतंत्र भारत के शुरुआती 4 दशकों ब्रैकेट में 1948 से 1990, शुरुआती 4 दशकों के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा, शुरुआती 4 दशकों के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा औद्योगिक नीति प्रस्ताव, अलग अलग सरकारों द्वारा औद्योगिक नीति प्रस्ताव के मॉडल पर कार्य किया गया, के मॉडल पर कार्य किया गया, फुल स्टॉप। इस दौर में, इस दौर में, दौर का मतलब कब से कब तक की बात कर रहा हूं, 48 से 90, इस दौर में कुल 4 प्रमुख, इस दौर में कुल 4 प्रमुख औद्योगिक नीति प्रस्तावों को, औद्योगिक नीति प्रस्तावों को घोषित किया गया, कुल 4 प्रमुख औद्योगिक नीति प्रस्तावों को घोषित किया गया, जिनका विवरण, कॉमा करके लिखना, घोषित किया गया, कॉमा, जिनका विवरण निम्नवत है, जिनका विवरण निम्नवत है, जिनका विवरण निम्नवत है। इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा थकावट है। आज क्लास है क्या 4 बजे से, नहीं है ना, कल, हाँ, सेकंड वीक से, अभी आज तो नहीं है ना, ये तो श्योर। तो क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूं 10 मिनट।
पॉलिसी रिजोल्यूशन के मॉडल को अपनाया गया। अलग अलग समय की सरकारों ने अपने अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से औद्योगिक नीति प्रस्ताव को तैयार किया, उन्हें लागू किया। जैसा आपने लिखा भी है कि 1948 से 1990 तक कुल 4 ऐसे आईपीआर भारत में जारी किए गए। तो इन चारों आईपीआर के बारे में एक ओवरव्यू केवल हमें लेना है। लिखिए जरा, जो पहला आईपीआर जारी हुआ वो वर्ष 1948 में जारी हुआ, आईपीआर 1948, 1948। इसके बारे में कुछ जानकारी लिखेंगे, पॉइंट फॉर्मेट में लिखते जाना। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने शब्द बताया था आप लोगों को, पूंजीवादी और समाजवाद का मिश्रण, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में निवेश सरकार भी करेगी और प्राइवेट प्लेयर्स भी करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सभी उद्योगों को कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। विदेशी निवेश की मनाही तथा, तीसरा पॉइंट है, 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया उद्योगों को। ये दूसरी जानकारी थी। तीसरी जानकारी है विदेशी निवेश की मनाही, औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को रोका गया। और चौथी जानकारी है लघु उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। लघु उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। ठीक, तो ये आईपीआर 1948 का प्रावधान था। लेकिन ये आईपीआर और इसमें कही गई बातें बहुत लंबे समय तक लागू नहीं रही, क्योंकि लगभग 8 वर्षों के बाद ही 1956 में दूसरा आईपीआर सरकार लेकर आई, जिसको आईपीआर 1956 कहते हैं। देखिए हुआ क्या, लिखना नहीं क्योंकि प्लानिंग में हमें ये सब बातें करनी भी है। 1956 में भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना घोषित की गई, और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया कि जो भारी उद्योग है, वही पूंजीगत वस्तु आधारित उद्योग, हम देश में भारी उद्योगों का विकास करेंगे अगले 5 सालों तक। ये दूसरी योजना में लक्ष्य रखा गया, जो किस वर्ष घोषित की गई, 1956 में। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश के औद्योगिक क्षेत्र का पूरा स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसके लिए 1956 में दूसरा आईपीआर सरकार ने पब्लिक किया। और इस दूसरे आईपीआर में कौन कौन से मुख्य प्रावधान बनाए गए, आप लिखेंगे क्रमबद्ध तरीके से। सबसे बड़ी चीज की, जो औद्योगिक क्षेत्र था भारत का, उसमें समाजवाद की व्यवस्था को अपनाया गया। समाजवाद की व्यवस्था को अपनाया गया। अधिकांशतः औद्योगिक गतिविधियां सरकार के निवेश हेतु आरक्षित रखी गई, जबकि निजी तत्वों हेतु उपलब्ध आर्थिक गतिविधियों में निजी तत्वों हेतु उपलब्ध आर्थिक गतिविधियों में लाइसेंस की व्यवस्था को लागू किया गया। लाइसेंस की व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, लाइसेंस का मतलब था कि लाइसेंस प्राप्त करके ही निजी तत्व कोई आर्थिक गतिविधि या उत्पादन कर सकते थे। देखो, लाइसेंस और पंजीकरण 2 शब्द होते हैं। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है। आप ऐसे देखें तो आज भी किसी तरीके का बिजनेस करने के लिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना तो जरूरी होता ही है। जीएसटी में पंजीकरण कराना, बाकी के लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेकर कोई बिजनेस शुरू करना। लेकिन इसको लाइसेंस नहीं कह सकते। लाइसेंस की व्यवस्था में लाइसेंस का आवेदन करने वाला क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे भी मिलना चाहिए, पहला डिफरेंस। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन का क्लेम करने वाला व्यक्ति वो सरकार से अपने हक की मांग करता है कि सभी को रजिस्ट्रेशन मिला है, मुझे भी ये काम करना है, रजिस्ट्रेशन मुझे आप दीजिए, पंजीकरण करें। लाइसेंस में ऐसा नहीं है। लाइसेंस अगर मान लीजिए आप सभी ने, मेरा प्लेटफॉर्म सरकार का है और आप सभी ने किसी काम के लिए लाइसेंस का अपील किया, तो इसकी कोई जरूरत या इसकी ये कोई जरूरी नहीं कि सभी को वो लाइसेंस मिल ही जाए। और दूसरी चीज कि कभी भी, दूसरी सबसे बड़ी चीज लाइसेंस की व्यवस्था की क्या है कि लाइसेंस का अपना एक डिफाइंड टाइम ड्यूरेशन होता है, उसकी वैधता का। उसके बाद फिर से आपको वो रिन्यूअल कराना पड़ेगा अगर आप उस काम को आगे जारी रखना चाहते हैं। देखते हो ना, गन के लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, डीएल के ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल होता है। तो लाइसेंस का अपना एक परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, एक लिमिट तक वो वैध होगा, फिर उसके बाद अगर वो कार्य करना है तो आपको क्या करना होगा, उसको रिन्यू कराना होगा। तो लाइसेंस की व्यवस्था एक बहुत जटिल व्यवस्था मानी जा सकती है, और इसी व्यवस्था को लागू किया गया 1956 के आईपीआर के तहत। कहां पे लागू किया गया? भारत के औद्योगिक क्षेत्र में। तीसरी जानकारी इसमें लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, यह प्रावधान, अभी हम उसको पढ़ेंगे भी एलपीजी में, उसमें लाइसेंस की व्यवस्था होती है। ठीक है, नहीं उसमें हम वो टॉपिक अभी आएगा, एलपीजी पॉलिसी जब पढ़ेंगे ना, 5 चीजें जो अभी लाइसेंसिंग में बनी हुई है, तो उसका लाइसेंस का अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग राज्यों में उसका अलग अलग प्रावधान है। ठीक है, तो
तो वो स्थिति कैसी है वो भी हम उसमें आएंगे, पहले ये प्रोसेस लिखो। तीसरा पॉइंट, यह प्रावधान भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1990 तक जारी रहे या लागू रहे, 1990 तक लागू रहे। इसी वजह से आईपीआर 1956 को भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है या कहा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक संविधान भी कहा गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे या जो भी हो अगला पॉइंट। इस आईपीआर के अंतर्गत सभी उद्योगों को कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया। देखिए बेसिकली हुआ क्या कि 1956 में आईपीआर आया ये, और फिर 1956 आईपीआर का अस्तित्व भारत में बना रहा 1977 तक, मतलब 20 सालों तक। अब ये भी प्रश्न उठता है कि ये इतना 20 सालों तक कोई नया आईपीआर क्यों नहीं आया इंडिया में? 20 सालों तक 1956 की आईपीआर का ही एग्जीक्यूशन क्यों रहा? हालांकि ये बात भी सही है कि 1977 के बाद 1980 में भी आईपीआर आया, लेकिन 1956 आईपीआर की ये जो व्यवस्था थी लाइसेंसिंग की, ये पूरे इंडिया में थ्रू आउट 90 तक बनी रही, भले नए आईपीआर आते रहे। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि नए आईपीआर में भी 1956 आईपीआर के प्रावधानों को क्या किया गया, कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, लेकिन एक चीज ये समझने वाली है कि 1956 में जो आईपीआर आया, इसके बाद 1977 में अगला आईपीआर आता है, ये 20 सालों का गैप जो रहा, तो इसकी कई सारी वजहें रही। 1956 यानी 50 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र पर सरकार ने फोकस करना तो शुरू किया, लेकिन जैसे ही ये काम शुरू हुआ और 60 का दशक आया भारत में कृषि क्षेत्र की स्थितियां जो है वो फिर से कमजोर होने लगी और कई तरीके की समस्याएं कृषि क्षेत्र में उभरना शुरू हुई। जैसे कि 1960 दशक के शुरुआती वर्षों में अमेरिका ने PL480 प्रोग्राम को सस्पेंड किया, भारत के कृषि क्षेत्र में भयंकर सूखे की समस्या आई, तो भारत में फिर से कृषि क्षेत्र का संकट गहराया 1960 के दशक में। और ये वजह बना कि सरकार का फोकस जो औद्योगिक क्षेत्र पे आना शुरू हुआ था 1956 के बाद, वो फोकस फिर से शिफ्ट होकर किस क्षेत्र पे गया, कृषि क्षेत्र पे। आप पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर, आप देखो कि पूरा 1960 का दशक गवर्नमेंट का किस सेक्टर पे फोकस रहा, कृषि क्षेत्र, एमएसपी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब किस दशक की कोशिश है, 1960 दशक। फिर शुरू होता है 1970 का दशक। 1970 के दशक में भी शुरुआत के 5 सालों तक वो परिस्थितियां कंड्यूसिव नहीं बन पाई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए नया कोशिश किया जाए, क्योंकि 1970 दशक के शुरुआती 5 सालों में 71 से 76 तक आप पाएंगे कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। पहली प्रॉब्लम तो इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, फिर इमरजेंसी के बाद सरकार का गिरना। तो जब राजनीतिक स्थिरता ही नहीं रहेगी तो उद्योग छोड़िए, किसी भी विषय पर सोचने के लिए जब सरकार ही नहीं रहेगी तो कौन कार्य करेगा? ये वजह है कि 1975 तक का दौर, 1956 से 1975-76 तक का दौर बिना किसी नए आईपीआर की क्यों बीता। फिर 1977 में जब नई सरकार बनती है, जब जनता पार्टी की सरकार, तब उस जनता पार्टी की सरकार ने एक नया आईपीआर पब्लिक किया किस वर्ष, 1977 में। उस नए आईपीआर में लिखेंगे 1977 आईपीआर 1977, और उसमें लिखेंगे इस आईपीआर के अंतर्गत पहली बार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को परिभाषित किया गया तथा 1956 आईपीआर के मुख्य प्रावधान भी जारी रखे गए। 1956 आईपीआर के मुख्य प्रावधान भी जारी रखे गए या जारी रहे। अगला पॉइंट, आईपीआर 1980 1980। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको एक जानकारी मैं दूंगा। 1977 में कौन सी सरकार है, जनता पार्टी की सरकार, ठीक। 1980 में नया आईपीआर क्यों आया, इसी वजह में बता रहा हूं। 1977 की नई सरकार जब गठित हुई तो उसने अपना नया आईपीआर पब्लिक किया, जनता पार्टी की सरकार। लेकिन वो मिलीजुली सरकार थी जो मात्र 2 सालों तक कार्यरत रही, और 1980 में वो सरकार गिरती है और जनरल इलेक्शन होते हैं फिर से, और नई सरकार 1980 में गठित होती है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और फिर उस नई सरकार ने एक नया आईपीआर लॉन्च किया जिसको हम आईपीआर 1980 कहते हैं। 1980 के आईपीआर में सरकार ने एक चीज पर बहुत अपनी स्पष्टता दिखाई। वो स्पष्टता क्या थी कि जो 1956 आईपीआर का कैरेक्टर हम फॉलो करते आ रहे हैं, जिसमें निजी तत्वों की क्षमताओं को बांध कर रखा गया है, ठीक है ना, कि ज्यादातर औद्योगिक गतिविधियां सरकार के लिए आरक्षित थी और निजी तत्वों को लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी आईपीआर 1956 के प्रावधान। उसको लेकर यह कहा गया कि निजी तत्वों की क्षमताओं को ये प्रावधान क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। और 1980 तक ये प्रॉब्लम आ चुकी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी वृद्धि दर था वो लगातार आप कह सकते हो कि एक बहुत न्यूनतम स्तर पे बना रहा। तो 1980 की सरकार ने ये सोचा कि फिर हम कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं देश की, उसके लिए हम औद्योगिक उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो सरकार ने यह तय किया कि हमें निजी तत्वों की क्षमताओं का विकास करना होगा। देश के निजी निवेशक जो हैं, जो बहुत बड़े स्तर के निवेशक तो नहीं है, छोटे स्तर के ही निवेशक हैं, लेकिन जो भी उनकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को हमें वास्तविकता में बदलना होगा। इसलिए 1980 के आईपीआर से ही ऐसा माना जाता है कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र और भारत की अर्थव्यवस्था
लिबरल या उदार बनना शुरू हो गई। किसके लिए? निजी तत्वों के लिए। और ये अर्थव्यवस्था जो उदार, भारत का औद्योगिक क्षेत्र जो लिबरल नहीं था औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो कैसे जस्टिफाई करोगे? 1956 आईपीआर के प्रावधान की बात करोगे, ठीक? तो आप पाओगे कि 1980 के आईपीआर में ये कोशिश छोटे स्तर पे ही सही शुरू की गई कि हम भारत के औद्योगिक क्षेत्र या अर्थव्यवस्था को क्या करें? लिबरल बनाना शुरू करें, मौका देना शुरू करें। किसको? निजी तत्वों को। और यही काम अपने पीक पर जाके पहुंचता है 1991 में, जिसका नाम है एलपीजी पॉलिसी, जो हमें पढ़ना है। राइट? तो पहले लिख लो 1980 की आईपीआर को। देखेंगे इस आईपीआर के अंतर्गत, देश के घरेलू बाजार में निजी तत्वों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा औद्योगिक क्षेत्र को निजी तत्वों के लिए उदार बनाने का प्रयास शुरू किया गया। औद्योगिक क्षेत्र को निजी तत्वों के लिए उदार बनाने का प्रयास शुरू किया गया। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी विकास पर भी प्रमुख बल दिया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। हालांकि 1990 तक की स्थिति के अनुसार भारत के औद्योगिक क्षेत्र में लोक निवेश, जिसको ये शब्द नहीं समझ आ रहा है ब्रैकेट में लिख लो, सरकार द्वारा किया गया निवेश, लोक निवेश, सरकार द्वारा किया गया निवेश तथा सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू जो कहते हो, लोक निवेश तथा सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, जैसे प्रावधान मोटे तौर पर बने रहे। मतलब कि अगर आप ओवरऑल कैरेक्टर देखें भारत के औद्योगिक क्षेत्र का 1990 तक, तो आप उसमें ये दो चीजें पाएंगे कि सरकार के द्वारा निवेश ये प्रमुख कंपोनेंट था। ज्यादा से ज्यादा निवेश में भूमिका किसकी रहती थी? सरकार की। और दूसरा कि जब कोई उद्योग सरकार के निवेश से शुरू किया जाएगा, यानी कि किसी उद्योग की कुल पूंजी में जो सर्वाधिक हिस्सेदारी है यदि वो सरकार की रहेगी, तो उसे हम सरकारी उपक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकारी उपक्रम या पीएसयू। कुल पूंजी में, मैं रिपीट कर रहा हूं, कुल पूंजी में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी अगर सरकार की होगी, तो उस उपक्रम या उस उद्योग को क्या कहा जाएगा? सरकारी उपक्रम। तो चूंकि ज्यादा से ज्यादा निवेश का कार्य सरकार के माध्यम से होता रहा, इसलिए जितने भी उद्योग भारत में परिचालित रहे, अधिकांशतः उद्योगों का नेचर कैसा था? क्या लिखे हो? सरकारी उपक्रम का, पीएसयू का। ठीक है? उपक्रम या उद्यम की कुल पूंजी में 50% से अधिक की हिस्सेदारी सरकार की। उपक्रम की कुल पूंजी में 50% से अधिक की हिस्सेदारी सरकार की, इसको सरकारी उपक्रम कहते हैं। ठीक है? अब देखिए कि ये परिस्थितियां बदलना कैसे शुरू। प्रश्न ये उठता है कि 1991 की जो एलपीजी पॉलिसी थी, मैं उस पॉलिसी का पहले आपको एक मैसेज बता दूं, फिर व्यवस्थित तरीके से एक करके उसे शुरू करने जा रहे हैं। 1991 की एलपीजी पॉलिसी को हम पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का और भारत के औद्योगिक क्षेत्र का संरचनात्मक परिवर्तन मानते हैं। क्या कहते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के औद्योगिक क्षेत्र का संरचनात्मक परिवर्तन। इसका मतलब यह हुआ कि 1990 तक जो संरचना चली आ रही थी औद्योगिक क्षेत्र में, उस पूरी संरचना को ही इस पॉलिसी ने क्या किया? बदल डाला। यानी कि अपने पिछले वर्जन जो आपने लिखा है आईपीआर, वो आईपीआर कैसी कोशिश थी कि एक बनी बनाई संरचना में नए प्रावधानों को लेकर अलग अलग सरकारें आती रही, लेकिन 1991 की एलपीजी पॉलिसी उस पिछले पैटर्न या संरचना को ही उसने क्या कर दिया? पूरी तरीके से बदल दिया। अब संरचना का क्या मतलब है? तो आप 1947 से 1990 तक क्या पाएंगे कि जो कुल निवेश किया जाता था औद्योगिक क्षेत्र में, इसमें बड़ी हिस्सेदारी किसकी थी? सरकार की। यह संरचना है। जितने भी औद्योगिक गतिविधियां देखी जाती थी, उनमें प्रमुख हिस्सेदारी किसकी थी? पीएसयू की। प्राइवेट इंडस्ट्रीज का जो एक आप कह सकते हो कि व्यवस्था था, वो बिल्कुल अपने निम्न स्तर पे था। आप ये भी पाओगे कि 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी नहीं थी। इसको एक बंद अर्थव्यवस्था माना जाता था। आयात निर्यात, दूसरे देश में जाकर निवेश करना या दूसरे देश से निवेश आना, इसकी संभावनाएं भारत में ना के बराबर थी। कब तक? 1990 तक। इसको मैं संरचना कह रहा हूं। एलपीजी पॉलिसी को इतनी बड़ी पॉलिसी आपके सिलेबस में क्यों नहीं आईपीआर 1956 लिखा गया? क्यों 1991 एलपीजी पॉलिसी को ही लिखा गया? क्योंकि ये एक ऐसा प्रयास था, एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने 40 सालों के पूरे पैटर्न को ही क्या कर दिया? बदल डाला। और इसलिए 1990 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, और 1990 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था जो इस समय की है, ये बिल्कुल एक नए तरीके की इकोनॉमी मानी जाती है। इसलिए ये जानना हमें जरूरी है कि
कि एलपीजी पॉलिसी ने किस तरीके के परिवर्तन को इंडिया की औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित किया और उन परिवर्तनों का परिणाम क्या रहा है। ये सारी चीजें हमें एक एक करके पढ़नी है। इसमें चाहिए तो जरा एक ये जानकारी भी लिख लो, जो लिखे उसी में लिखते जाओ। संरचना बनी रही, जो लिखे हो ना पैराग्राफ, उसी में कंटिन्यू रखना, उसी पैराग्राफ में। 1947 से 1990 तक 1947 से 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक तौर पर एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में 1947 से 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक तौर पर एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में संचालित होती रही। जिसका तात्पर्य यह है कि विदेशी निवेश की अत्यंत ही निम्न संभावना के साथ साथ आयात की व्यवस्था भी अत्यंत ही जटिल बनी रही। 1991 की एलपीजी नीति ने 40 वर्षों के इस संरचना को परिवर्तित किया। इसी वजह से एलपीजी नीति को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संरचनात्मक परिवर्तन माना जाता है। अब पेन छोड़ो और 2 मिनट में ये समझ लेते हैं कि ये पॉलिसी यानी कि इतना बड़ा जो परिवर्तन 1991 में किया गया एलपीजी नीति के रूप में, वो क्यों हुआ। देखिए, कभी भी बड़े स्तर का कोई घटनाक्रम होता है तो उसके पीछे कई वजहें होती हैं। ये भी प्रश्न उठ सकता है। 2 प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले तो ये देखो, एलपीजी नीति की जब हम बात करते हैं 1991 की, तो इसको आप कई किताबों में ये भी लिखा हुआ पाएंगे कि एलपीजी नीति को नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी दूसरा शब्द प्रयोग होता है। अच्छा, इसमें अब देखिए कि एक प्रश्न ये है कि अगर मैं आपके सामने एक टास्क रखूं कि मान लो एलपीजी पॉलिसी जैसा प्रावधान आज की तारीख में अगर लागू होता भारत में, आज यानी जनवरी 2024 में, तो क्या उसे नई आर्थिक नीति जैसे शब्द की संज्ञा दी जाती? क्यों? तो क्या अलग है? चलो कुछ तो हाँ, ठीक। तो आज के दिन ये सब मान लो एफडीआई अलाउ करने का काम आज के दिन सरकार अगर करे, एफडीआई बढ़ाने को लेकर कोई डिसीजन ले, तो उसके लिए नया शब्द क्यों नहीं हम प्रयोग कर सकते, जो आप कह रहे हैं नहीं किया जा सकता। हाँ, एक सेकंड बाद। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, वेट, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो कि 2024 में आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस बताया जाता है वही सिलेबस है जो 2023 के नोटिफिकेशन में था। तो उस सिलेबस को नया सिलेबस कहोगे क्या? हाँ, नहीं कहोगे। वो सिलेबस जो 2024 का है, वो सिलेबस नया कब कहा गया होगा? जब वो पिछले किसी समय के पुराने सिलेबस में जब रिप्लेस किया होगा जिस साल, उस साल के लिए वो नया सिलेबस होगा। अमेंडमेंट, पहली चीज की अमेंडमेंट का मतलब सुधार होता है, ठीक। सुधार एक बहुत नैरो टर्म है, ठीक है। हम यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं, नया शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुधार का मतलब जरूरी नहीं है कि नई चीज को ही आप लागू करें तो ही सुधार कहा जाए, ठीक है। तो वो एक अलग शब्द है। चीजों को सुनिए, पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो 2024 के सिलेबस को 2024 में आप नया क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि 2014 से यही सिलेबस चला रहा है। लेकिन यही सिलेबस नया कब पुकारा गया होगा? 2014 में। क्यों? क्योंकि तब तक एक पुराना सिलेबस एप्लीकेबल था। उसके कॉन्टेक्स्ट में 2014 में जब सिलेबस आया तो बिल्कुल नई चीज दिखी। समझ में आ रही बात है? यहीं से आप लॉजिक पकड़ सकते हो कि 1991 की एलपीजी नीति को नई आर्थिक नीति क्यों कहा गया 1991 में? क्योंकि जो परिस्थितियां पिछले 40 सालों से भारत में जारी थी, वो 40 सालों की परिस्थितियां आपने लिखा भी है, वो पूरी तरीके से बदल दी गई और हम 40 सालों से जिस रास्ते पे चले आ रहे थे, बिल्कुल उससे एक नए रास्ते की ओर हम मुड़े। तो ये जब चेंज जिस वर्ष किया गया, उस वर्ष तक की जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल अलग थी। इसलिए उनके संदर्भ में उस किए गए कार्य को एक नया प्रयास कहा गया, नई आर्थिक नीति कहा गया। लेकिन जो एलपीजी पॉलिसी के प्रावधान थे, जो हमें पढ़ना है, आप देखेंगे कि ये सारी चीजें मौजूदा समय में भारत में ऑलरेडी चली आ रही है। तो ऑलरेडी इंडिया में निजी निवेश की अब पूरी संभावना है। ऐसे हालात में आप निजी निवेश को बढ़ाने का काम करेंगे तो कोई नया काम नहीं कर रहे हो ना।
आप बनी बनाई व्यवस्था पे ही क्या कर रहे हो, अपने आप को आगे लेके चल रहे हो। आप वैश्विक निवेश को बढ़ाने के लिए 2024 में कुछ काम करो भारत में, तो उसको अब हम नया प्रयास या नई व्यवस्था क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये चीज 1991 से चली आ रही है, लेकिन 90 तक थी क्या? 90 तक तो व्यवस्थाएं पुरानी थी, अलग थी, बंद अर्थव्यवस्था लिखे हो, उसको खत्म करके ओपन इकोनॉमी की ओर हम बढ़े, विदेशी निवेश की संभावनाएं सुनिश्चित की गई, किस पॉलिसी के जरिए? एलपीजी पॉलिसी के जरिए। तो एलपीजी पॉलिसी, अब ये जो शब्द मैंने पूछा, नई आर्थिक नीति, आप किसी किताब को पढ़ते रहिए, इसका जस्टिफिकेशन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब समझ की बात होती है। नई आर्थिक नीति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि एलपीजी नीति के जितने भी प्रावधान थे, वो पिछले 40 सालों से चले आ रहे कैरेक्टर या विशेषता के बिल्कुल इतर एक नए प्रावधान थे, इसलिए उन्हें 1991 के माहौल में नया शब्द दिया गया, ये नए प्रावधान। ये वजह है कि एलपीजी नीति को नई आर्थिक नीति भी क्यों कहा गया। फाइन। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये सब चीज लिखने वाली नहीं है, बस वर्बल डिस्कशन जरूरी था। दूसरी चीज कि ये 40 सालों से चला आ रहा जो कैरेक्टर था, असल में हुआ क्या कि उसको अचानक से बदलने की नौबत आ गई, और 91 में ये काम सरकार ने किया। ठीक, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट अपनी अपनी बात रखते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि 1991 में एलपीजी पॉलिसी को लागू करना भारत के सरकार की मजबूरी थी। क्या थी? मजबूरी थी, विवशता थी, कि और कोई दूसरा चारा नहीं बचा, तो चलो अब ये करना ही करना है। ठीक। अब पहला स्कूल ऑफ थॉट ये बात कहता क्यों है? तो वो पहला विचार विमर्श का वर्ग जो कहता है कि ये काम मजबूरी में सरकार ने किया, वो अपनी बात को सही ठहराने के लिए कुछ तर्क भी देता है। तर्क क्या देता है? कि 1990 के दौर में, 1991 में भारत एक भारी आर्थिक संकट के दौर में जा गिरा था, भारत की अर्थव्यवस्था, और इस संकट से बाहर निकलने के लिए एलपीजी पॉलिसी को अपनाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प सरकार के पास मौजूद नहीं था। क्यों? ऐसी बात क्यों कही गई? तो आप पाएंगे कि आर्थिक संकट के पहले तो ये देखो कि आर्थिक संकट के दौर में भारत पहुंचा कैसे। तो ये समस्या शुरू होती है 1990 से। 1990 में खाड़ी के देशों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, और उसकी वजह से कच्चे तेल का जो मूल्य है, आयात खर्च भारत का, उसमें बहुत तेजी से क्या हुआ? उछाल आया। ठीक। और इस तेजी से उछाल की वजह से हुआ क्या कि भारत का जो आयात का भार है सरकार का, उस आयात भार में तेजी से क्या हुई? वृद्धि हुई। अभी ये प्रॉब्लम आई ही थी कि उसी के कुछ महीनों के बाद राजीव गांधी की हत्या, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी हत्या की वजह से राजनीतिक स्थिरता जो होनी चाहिए वो भी भारत की क्या हुई? बिगड़ी। और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी समस्याएं आएंगी तो इनको हल करने का काम किसका होगा? सरकार का। सरकार ही जब स्थिर नहीं है तो फिर समस्या को हल कौन करेगा? पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, इसका रिजल्ट या परिणाम ये हुआ कि भारत के घरेलू बाजार में महंगाई जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ी, लगभग 16% तक की महंगाई दर्ज की गई। ठीक। दूसरी तरफ आयात के भार में तेजी आने की वजह से जो सरकार के पास मौजूद विदेशी भंडार, डॉलर का भंडार था, उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की गई। केवल कुछ दिनों के आयात के लिए पर्याप्त जितना भंडार चाहिए वो मौजूद था देश के पास। मतलब कि ये स्थिति कुछ ऐसी ही थी जो स्थिति आज से 1 साल पहले श्रीलंका की थी। ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो, समझना हो। अब उस समस्या से उबरने के लिए भारत की सरकार ने विश्व के अलग अलग देशों से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई, लेकिन भारत की स्थिति को देखते हुए कोई देश सामने आगे बढ़ के नहीं आया सहायता के लिए। तो फिर भारत ने अपना एक रुख किया आईएमएफ की ओर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ की ओर। आईएमएफ ने फिर अपना प्रस्ताव रखा कि हम आपको सहायता तभी देंगे जब आप अपनी अर्थव्यवस्था के कुछ स्ट्रक्चर या संरचना को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और भारत की सरकार के समक्ष इस काम को करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए आईएमएफ की शर्तों को मानने के नाम पर भारत की सरकार ने किस पॉलिसी को लागू किया? एलपीजी पॉलिसी को। यह पुष्टिकरण करता है पहला स्कूल ऑफ थॉट। ठीक, समझ में आई बातें? लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है जिसका यह कहना है कि देखो जी, एलपीजी जैसा काम तो आज नहीं तो कल होना तय था भारत में। ठीक है, अप्रोच में डिफरेंस पकड़ना। दूसरा विचारक क्या कहता है कि दिस प्रोसेस हैव टू बी हैपन इन इंडिया सूनर और लेटर। बस मसला क्या था कि इस काम को करने का माहौल बनके तैयार हुआ 91 में, तो ये काम हो गया 91 में। ये माहौल बनने की देरी थी, जब माहौल जब बनता तब ये काम होता, क्योंकि इस काम की भूमिका 1980 से ही बनना शुरू हो चुकी थी। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है। अब इस दूसरा स्कूल ऑफ थॉट अपनी बातों को कैसे सिद्ध करता है कि ये काम कोई विवशता में नहीं किया गया, ये काम तो होना था, क्योंकि कुछ माहौल ऐसे बन गए जिन्होंने ये काम 1991 में करा दिया। कैसे? तो आप देखेंगे, आपने लिखा भी है कि 1980 से ही सरकार ने उदारीकरण के प्रोसेस पे चलना शुरू कर दिया। लिखे हो ना? 1980 से ही आप पाएंगे कि कई सारे निजी निवेशकों की संभावनाओं को बढ़ाने की नई व्यवस्था पर काम करना शुरू किया गया। 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना, 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना, जो लघु उद्यमियों को फंड करती है कि लोग पैसा निवेश करो। तो ऐसे बैंक को स्थापित करने का मतलब कि किसकी क्षमता को बढ़ा रहे हो? प्राइवेट प्लेयर्स की, प्राइवेट इन्वेस्टर की क्षमता को। तो ये सारे उदाहरण इस बात को सत्यापित करते हैं कि भारत की सरकार ने भारत के औद्योगिक क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिए उदार बनाने का काम अचानक से 91 में ही नहीं किया। ये काम धीमी गति से ही सही कब से शुरू हो चुका था? 80 से। ठीक, जो बचा कुचा बात था वो जाके पूरा हो गया 90 में, मतलब पूरी तरीके से ये काम कर डाला गया एलपीजी नीति के अंतर्गत 1991 में। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है। अब 91 में ही क्यों किया गया? तो आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में आप किसी भी बहुत बड़ी घटना के बारे में पढ़ते हो, वॉर, युद्ध, तो हर युद्ध के दो कारण पढ़ते हो, एक दीर्घकालिक कारण और एक तात्कालिक कारण। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दीर्घकालिक कारक उस बड़ी घटना की भूमिका बनाता है धीरे 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 धीरे, और जब तात्कालिक कारक का मतलब कि वो ऐसा एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि वो घटना घटित हो जाती है। ठीक, तो एलपीजी नीति वैसे ही एक बहुत बड़ी घटना थी जिसकी भूमिका बनना शुरू हो चुकी थी 1900, और ये आर्थिक संकट जो 1990 में आए वो क्या थे? तात्कालिक कारक थे। वो ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से ये काम 1991 में कर डाला गया। ये ट्रिगर पॉइंट 1994 में आता, 2001 में आता, तो ये काम 2001 में होता या 1994 में होता। ये कहना है दूसरे स्कूल ऑफ थॉट। तो यहां तक, जहां तक नीति को लागू होने के पीछे वजहों की बात है, ये नीति क्यों लागू हुई 91 में, तो इसको लेकर आप दोनों बातों को रखिए।
इनमें से ये आपको नहीं सोचना है कि कौन सही है कौन गलत है। ये दो स्कूल ऑफ थॉट की जो मैंने बात कही है क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये जो ग्लास ऑफ वाटर है तो कुछ कहोगे कि इतना भरा है, कुछ कहेंगे कि इतना, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। तो इसमें सही गलत की बात हम नहीं करते। ये दो अलग अलग विचार हैं जिनकी आप बात रखेंगे। आप चूंकि ये तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट नहीं था, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि क्यों लागू हुआ, बट फिर भी एक ओवरव्यू लिख लो कि क्यों। चाहो तो एक हेडिंग दे सकते हो, एलपीजी नीति की पृष्ठभूमि। एलपीजी नीति की पृष्ठभूमि। एलपीजी नीति के लागू होने की घटना, एलपीजी नीति के लागू होने की घटना के संबंध में, एलपीजी नीति के लागू होने की घटना के संबंध में दो विभिन्न विचारक वर्गों द्वारा दो विभिन्न विचारक वर्गों द्वारा दो विभिन्न विचारक वर्गों द्वारा दो प्रकार के विचार रखे गए हैं। दो प्रकार के विचार रखे गए हैं। दो प्रकार के विचार रखे गए हैं। एक विचारक वर्ग का यह मानना है कि एक विचारक वर्ग का यह मानना है कि एक विचारक वर्ग का यह मानना है कि भारत में एलपीजी नीति के लागू होने को सरकार की विवशता मानना चाहिए, क्योंकि क्योंकि 1990 के दौरान उत्पन्न हुए आर्थिक संकट क्योंकि 1990 के दौरान उत्पन्न हुए आर्थिक संकट क्योंकि 1990 के दौरान उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के दौर में आर्थिक संकट के दौर में आईएमएफ द्वारा प्रस्तावित शर्तों आईएमएफ समझते हो ना, आईएमएफ द्वारा प्रस्तावित शर्तों को मानने के अलावा सरकार के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सरकार के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस वजह से वर्ष 1991 में एलपीजी नीति को घोषित किया गया। इस वजह से या इस दिशा में देखो, इस दिशा में वर्ष 1991 के दौरान एलपीजी नीति को घोषित किया गया। इस दिशा में वर्ष 1991 के दौरान एलपीजी नीति को घोषित किया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जबकि दूसरे विचारक वर्ग का यह मानना है कि जबकि दूसरे विचारक वर्ग का यह मानना है कि सरकार द्वारा एलपीजी नीति जैसा कार्य का क्रियान्वयन होना तय था जिसकी भूमिका वर्ष 1980 से ही बनना शुरू हो चुकी थी। 1980 से ही बनना शुरू हो चुकी थी। 1990 के दौर में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के दौर को 1990 के दौर में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के दौर को 1990 के दौर में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के दौर को एलपीजी नीति के लागू होने का तात्कालिक कारण 1990 में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के दौर को एलपीजी नीति के लागू होने का तात्कालिक कारण माना जा सकता है। देखिए, इसमें एक और कारण आप बता सकते हो कि 91 की एलपीजी पॉलिसी को लागू होने में एक तो 90 के समस्याओं को तात्कालिक कारण कहा गया, एक तात्कालिक कारण और भी माना जाता है, वो थोड़ा जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट है। जियोपॉलिटिकल समझते हो, इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ा हुआ। वेरी गुड। 1991 तक जो समाजवाद की व्यवस्था पर भारत चला रहा था, जिस समाजवाद का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता था यूएसएसआर का 1991 में विघटन और यूएसए की लॉबी जो पूंजीवादी या फ्री मार्केट पर आधारित थी उसका विजयी होना, ये इस घटना ने भी कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित किया कि हम भी समाजवाद के पैटर्न से हटकर अब फ्री मार्केट, लिबरल यानी उदार अर्थव्यवस्था के प्रोसेस की ओर क्या आगे बढ़े। तो यूएसएसआर के विघटन या सोवियत रशिया के विघटन को भी एक तात्कालिक कारण आप लिख सकते हो इसी दूसरे विचारक वर्ग के बातों में। लिख लो इसमें भी, उसी पॉइंट में आगे लिखते जाओ। 1991 के सोवियत रूस के विघटन की घटना ने भी 1991 के सोवियत रूस के विघटन की घटना ने भी सरकार को
उदारीकरण के मॉडल की ओर प्रेरित किया, उदारीकरण के मॉडल की ओर प्रेरित किया, उदारीकरण के मॉडल की ओर प्रेरित किया। तो आज इतना ही रहने देते हैं और एलपीजी नीति का बैकग्राउंड हमने देख लिया कि ये नीति क्यों आई, इसकी वजह क्या थी, ठीक। और अब हम उस पॉलिसी को कल की क्लास में देखेंगे। हाँ, विफल की बात नहीं हो रही है, उन नीतियों ने अपना अपना रोल प्ले किया। क्या 1990 तक की जो स्थिति थी वो सुधरी नहीं थी? ऑब्वियसली बात है सुधरी थी। किसी नए काम को करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि पुराना काम विफल है। यही आपका क्वेश्चन है ना? नहीं, आप पहली चीज कि एक बहुत बड़े विषय को किसी बहुत छोटे से मुद्दे के साथ आप लोग क्यों जज करते हो? कृषि की बात करके आप पूरे इकोनॉमी के बारे में सफलता असफलता की बात नहीं कर सकते ना, पहली चीज। दूसरी चीज कि कृषि का योगदान जीडीपी में कितना था 91 90 तक, और 90 के बाद क्या परिवर्तन आया, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी का एक आउटकम या परिणाम था, जिसको कृषि क्षेत्र की सफलता विफलता से जोड़िए आप। यहाँ पर हम पूरे इंडियन इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में पहली बात की कृषि क्षेत्र है ही नहीं। हम बार बार चैप्टर का नाम भी लिखे हो उद्योग, उद्योग में लिखे हो ना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी को अपनाना, आप सिंपली इसको एक तरीके से नई व्यवस्था कहिए जो अपनी पुरानी व्यवस्थाओं से हटके थी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एलपीजी नीति को भी पूरी तरीके से हम सफल करेंगे, अभी कल की क्लास में पढ़ेंगे तो देखना इसमें भी कई समस्याएं थी, ठीक। कल देखते हैं। कोई डिबेट तैयार किया है? दो तैयार किया, किसी एक का ओपिनियन लेता हूं। तुम कल दे देना, अपनी बात रखना, तुम आ जाओ, 5 मिनट में बातें सुन लो, फिर क्लास को खत्म करते हैं।